Welcome you all in this interactive sessions. I would like to welcome warmly to all of you. Uh, कल हमने एक चीज डिस्कस की थी दैट वाज रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड बायोलॉजिकल मेथड कि अगर एक कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो है ना उसका रिजल्ट फिर हम उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो उसी के उसमें आज हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जिसको बायोलॉजिकल मेथड के जरिए सॉल्व किया गया था, that is malaria and dengue. These are two correlating, corresponding, and parallel topics and parallel disease you can say. तो हम दोनों आज डिस्कस नहीं कर सकते हैं, टाइम इतना ही है हमारे पास। हम आज सिर्फ जो है ना एक केस डिस्कस करेंगे, केस ऑफ मलेरिया। तो केस ऑफ मलेरिया को आज हम डिस्कस करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी द केस स्टडी ऑफ द डेंगू। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जो कि केस ऑफ मलेरिया है, ये मैं आपको बताता चलूं। इसको जब फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट जो है ना इसको सॉल्व कर रहे थे थ्रू अ बायोलॉजिकल मेथड, तो इसमें दो प्रॉब्लम आए थे। एक प्रॉब्लम नंबर वन जिसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर वन कहते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम वाज द कॉज ऑफ मलेरिया। जब भी ये बीमारी हो गई लोगों में तो लोग ज्यादा बीमार हो गए और जो है ना फिर लोगों को पता नहीं चल रहा था। फिर साइंटिस्ट ने इसकी सॉल्यूशन, इसकी काज मालूम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया, तो उनके कॉज मालूम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो है ना इसको प्रॉब्लम नंबर वन का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम नंबर वन तो यही है कि मलेरिया का काज मालूम नहीं है। फिर जब मलेरिया का काज मालूम हो जाता है उसके बाद प्रॉब्लम नंबर टू आ जाता है। प्रॉब्लम नंबर टू क्या आ जाता है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स एंट्री इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अब ये प्लाज्मोडिया प्रॉब्लम नंबर टू जो है ना इसको समझने के लिए हमें प्रॉब्लम नंबर वन को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर वन को जब सॉल्व किया गया तो उस वक्त जो है ना क्या था, उस वक्त साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि जो प्लाज्मोडियम है ये एक्चुअली, सॉरी, मलेरिया का जो काज है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग के ब्लड में होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, जो कि पहला प्रॉब्लम तो वो तो सॉल्व हो गया कि काज मालूम हो गया हमें, लेकिन ये काज, ये जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस पर आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे। ये ह्यूमन बीइंग के ब्लड में कैसे आ गया, इंसान के ब्लड में कैसे आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर टू है जो कि प्रॉब्लम नंबर टू है। ये दोनों साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। जो कि मलेरिया का जो केस नंबर वन है इसको अगर हम देख लें, तो मलेरिया बहुत ही एनेशियंट एक डिजीज है, बहुत पुरानी डिजीज है। तो प्रॉब्लम नंबर वन जो है इसको आ, आ, मालूम करने के लिए या इस काज को जो है ना काज को मालूम करने के लिए, प्रॉब्लम नंबर वन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वो आ गया ना, साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट काम कर लिए। वो काम कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से काम कर लिए, वो काम यही थे कि साइंटिस्ट में से जो है ना द वेरी फर्स्ट वन, जो कि मैं आपको बताता चलूं कि 1878 में एक साइंटिस्ट है अल्फांसो लावेरियन। लावेरियन जो है ना, ये अल्फांसो लावेरियन एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, डॉक्टर था आर्मी में। इसने काम किया अल्जीरिया में अपने जो आर्मी थी उनके साथ था। तो उस पर काम करते करते फिर उसको जो मलेरियल पेशेंट्स है, उस वक्त तो मलेरियल पेशेंट्स नहीं कहते थे, बहरहाल जो पेशेंट थे उनके ब्लड में इसको थोड़ा बहुत टीनी क्रिएचर्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आ गए। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट जो है ना ये लोगों को बता दिया। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो मलेरिया के काज पर काम कर रहे थे वो उस वक्त लावेरियन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बाद में फिर लावेरियन के जो काम था उसको नोटिस किया गया। दूसरे साइंटिस्ट ने भी ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में उनको ढूंढ लिया, उनको मिल गए। तो फिर अल्फांसो ने क्या किया, तो अल्फांसो का जो काम था उसको दोबारा जो है ना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, जो कि इन जो छोटे छोटे क्रिएचर्स है इनको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो अल्फांसो लावेरियन जो एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन है,
इसने जितना काम किया उसके बाद 19th सेंचुरी में भी बहुत सारे हाइपोथेसिस जो है ना वो क्रिएट हो गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए उसके बारे में मलेरिया के काज़ को मालूम करने के लिए। जिसमें एक ऑब्जर्वेशन ये किया गया कि ये जो छोटे-छोटे क्रिएचर्स हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं, प्लूरल को हम प्लाज्मोडिया कहते हैं। ये ब्लड में पाए जाते हैं मलेरियल पेशेंट के और इसके अलावा जो है ना ऐसे लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं दैट लिव नियर मार्शी प्लेसेस जो ज़्यादा मार्शी प्लेसेस जहाँ पर पानी देर तक जमे रहते हैं, ऐसे एरिया पे जो लोग रहते हैं वो मलेरिया से ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। और इसके बाद ये है कि कुछ लोगों का पहले ख़्याल था कि मलेरिया जो है ना वो मार्शी वाटर के पीने से मार्शी जो पानी है उनके पीने से मलेरिया होता है, लेकिन ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि इससे मलेरिया नहीं होता है। और इसके बाद जो है ना मलेरिया को क्विनीन जो कि एक केमिकल है इसके ज़रिए ट्रीट किया गया। तो ये बहुत सारे इसकी हिस्ट्री का वो है थोड़ा बहुत। तो इस पर ये जो काम हो गया जो काज़ ऑफ मलेरिया है तो ये मालूम हो गया थोड़ा बहुत। फिर इसके इसके बाद इस पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट हो गया, एक हाइपोथेसिस डेवलप्ड हो गया। जो हाइपोथेसिस डेवलप्ड हो गया इन इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो ऊपर अभी हमने डिस्कस कर लिए। इसमें एक हाइपोथेसिस ये डेवलप्ड हुआ कि मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम। तो एक वो तो आ गया हमारे पास कि मलेरिया जो है ना वो प्लाज्मोडियम से है जो कि क्रिएचर्स है। अल्फांसो लावेरियन ने भी इस चीज़ को डिस्कस किया, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और दूसरे साइंटिस्ट ने भी ऑब्ज़र्व किया। अब ये जब ये बात होगी ऑब्ज़र्वेशन में ये बात आ गई कि जो प्लाज्मोडियम है वो काज़ है मलेरिया का। नाउ दिस बिकेम एन हाइपोथेसिस। अब ये एक हाइपोथेसिस बन गया और इस हाइपोथेसिस को जो है ना अब हम आगे देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस का ये स्टेटमेंट है मलेरिया इज़ ड्यू टू द प्लाज्मोडियम कि मलेरिया जो है ना वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अब इसमें से डिडक्शन हो सकता है। हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था कि बहुत सारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं। उसमें से हमने कुछ हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और कुछ हाइपोथेसिस को जो है ना हमने सेलेक्ट करना है। तो अब डिडक्शन हो रही है। डिडक्शन किस तरह होगी? इन हाइपोथेसिस में से जो कि ट्रूथ है, then deducted would be stated in some other words we can say if malaria is due to the plasmodium, then all the malarial patients should have plasmodium in their blood। बात वही है कि अगर मलेरिया इस वजह से है तो फिर उन सब में प्लाज्मोडियम होना चाहिए मलेरियल पेशेंट में जो कि डिडक्शन का हमने कल पढ़ा था कि इफ एंड देन फॉर्मेट पर मुश्तमिल होता है। डिडक्शन में हमेशा जो है ना इफ एंड देन के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये वजह है हाइपोथेसिस में आप ये कह रहे हैं तो फिर डिडक्शन इसका ये हो सकता है। सो द वेरी सिंपल डिडक्शन ऑफ द this hypothesis is if malaria is because of the plasmodium, then there must be these tiny creature known as plasmodium in the blood of the malarial patients। ठीक है, तो इस पर फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने ट्राई किया, टेस्ट किया इस पर इस डिटेक्शन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में दो ग्रुप बनाए, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। blood of 100 patients of the malarial experimental group was observed checked under the microscope and blood of the 100 healthy persons was also observed under the microscope as a control group। ठीक है, इसमें 100 लोगों के ग्रुप्स लिए गए थे, एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। उनके ब्लड चेक किए माइक्रोस्कोप के जरिए जो कि प्लाज्मोडिया जो है ना वो नहीं पाया गया 97% हेल्दी पर्सन्स में। ठीक है, जो कंट्रोल ग्रुप था। जबकि ये चीज बहुत अजीब सा था कि बाकी 7 जो लोग हैं 93 में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया जबकि 7 में जो है ना found in the blood of 7 healthy persons। This showed that there are healthy persons will become malarial patient in the near future because the plasmodia are in incubation period। ठीक है, तो इसमें ये बात आ गई कि जो एक्सपेरिमेंटल पर्सन हैं उनको चेक किया गया तो उसमें 93 लोगों में मलेरिया के केसेस मलेरिया के जो वो है वो नहीं पाए गए प्लाज्मोडियम ये जो छोटे क्रिएचर थे। लेकिन 7 जो लोग थे 7 बंदों में 7 लोगों में जो है ना वो क्रिएचर्स मौजूद थे लेकिन वो हेल्दी थे।
वो अभी तक बीमार नहीं थे। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो प्लाज़्मोडियम है, वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है। ये 7 लोगों के ब्लड में तो मौजूद है, बॉडी में तो मौजूद है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड में बाद में ये लोग बीमार हो सकते हैं, ठीक है? तो फिर इसी प्रोसेस का हमने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन यही निकला, रिज़ल्ट हमारे पास यही शो हो गया कि जो हाइपोथेसिस था, जो हमने ऊपर हाइपोथेसिस फ़ॉर्मूलेट किया था और हाइपोथेसिस यही था कि मलेरिया इज़ ड्यू टू द प्लाज़्मोडियम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, तो फिर जो है ना यही जो प्रॉब्लम नंबर 1 जब सॉल्व हो गया, तो फिर प्रॉब्लम नंबर 2 क्रिएट हो गया कि प्लाज़्मोडियम जो है ना वो मलेरियल पेशेंट के बॉडी में कैसे आ जाता है। अब इसी को थोड़ा हम हिस्ट्री के उसमें देख लेते हैं। ये जो प्लाज़्मोडियम है, इस पर सबसे पहले ऑब्ज़र्वेशन ऑफ एएफके किंग। एएफए किंग जो है ना, ये एक अमेरिकन फिज़िशियन है। जिसने 1883 में जो है ना बहुत सारे ऑब्ज़र्वेशन किए और कॉमन पीपल स्लेप्ट आउटडोर, इस पर इसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए और फिर इसके बाद जो है ना इसने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया इस बेसिस पर, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, कि जो लोग बाहर ज्यादा सोते हैं और जो लोग मार्शी प्लेसेस के करीब सोते हैं, ऐसे लोगों में जो है ना फिर मलेरिया ज्यादा हो जाती है। ये एएफ किंग के जो है ना उसके ऑब्जर्वेशन है। फिर उसी ने अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। वो हाइपोथेसिस क्या था? वो हाइपोथेसिस यही था कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो उसने यही देखा कि जो मार्शी प्लेसेस होते हैं वहां पर ज्यादा मलेरिया मॉस्किटोज होते हैं। तो और जब इसने ये ऑब्जर्वेशन कर लिए एएफ किंग ने, तो उसको पता चला कि मॉस्किटो कहीं न कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि वो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? फिर इसने डिडक्शन की और इसकी डिडक्शन यही थी, इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन मॉस्किटोज़ शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। इसने फिर एक और क्वेश्चन कर दिया कि अगर म प्लाज्मोडियम जो है ना मलेरिया मॉस्किटो जो है ना वो प्लाज्मोडियम को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर प्लाज्मोडियम जो है ना वो मॉस्किटो के बॉडी में भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक डिडक्शन किया इसने। इसके बाद जो है ना फिर रोनाल्ड रोस जो है ना ये एक और साइंटिस्ट है। इसने आकर के, ब्रिटिश है, आर्मी फिजिशियन है ये भी, और इसने क्या किया, इसने प्लाज्मोडिया को जो है ना जो प्लाज्मोडियम है इसके ट्रांसमिशन पर एक्सपेरिमेंट्स कर लिए कि ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, कैरी होता है। और रोनाल्ड रोस ने
चलिए अब आवाज़ आ रही है ना? हुँ, हुँ, हुँ। Sorry, actually my internet connection is problematic today, so therefore I'm getting connecting and disconnecting. I hope now the voice is clear, ना? ओके, तो अब हम मलेरिया के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कॉमन एग्जांपल है बायोलॉजिकल मेथड को वो करने के लिए देखने के लिए। और इसके बाद जो है ना, ये एक बहुत ही पुरानी एनेशिएंट डिजीज़ है, इसको कॉमनली चिल एंड फीवर डिजीज़ कहते हैं। इसका नाम जो है ना, इटली यानी इटालियन जो ज़ुबान है, इटली का जो ज़ुबान है, इसके इसके 2 वर्ड से निकला हुआ है, माला एंड एज़ वेल एज़ एरिया। माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स ईयर, क्योंकि पहले जो है ना, नेम्ड बाय कॉमन बिलीफ ऑफ दैट टाइम, ये उस वक़्त में एक बिलीफ था, एक यकीन, एक माना जाता था ये चीज़ कि जो बैड ईयर है दैट कम्स फ्रॉम द स्वैम्पी प्लेसेस इज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस डिज़ीज़। तो इस किसी की वजह से इसको नाम भी ऐसा नाम दिया गया कि बैड ईयर की वजह से, यानी माला ईयर की वजह से जो डिज़ीज़ काज़ हो जाती है, उसको हम मलेरिया बोलते हैं। यानी लोगों का ख़्याल ये था कि जो स्वैम्पी प्लेसेस है, जहाँ गंदे पानी ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, वहाँ से जो हवा आ जाती है, वो हवा जो है ना, वो ये बीमारी काज़ करती है। बैड एयर फ्रॉम स्वैम्पी प्लेसेस इज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस डिज़ीज़। स्टिल अ कॉमन डिज़ीज़ इन अफ्रीका एंड एशिया। ये जो मलेरिया है, ये अभी तक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है और अभी तक इसकी कंप्लीटली जो है ना, इसको ट्रीट नहीं किया गया है। अभी भी अफ्रीका और एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको मलेरियल केसेस नज़र आ सकते हैं। और रिसेंटली अभी जो है ना, हम डब्ल्यूएचओ के जो भी वो हैं रिपोर्ट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के क्या रिपोर्ट्स हैं, ठीक है? तो इसी वजह से ये जो है ना, रिसेंटली बहुत ही बहुत से कंट्रीज़ में है। मलेरिया को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें, मलेरिया इज़ अ डिज़ीज़ काज़्ड बाय अ पैरासाइट। एक पैरासाइट की वजह से होता है, एंड पैरासाइट्स आर दोज़ ऑर्गेनिज़म्स दैट लिव इन द बॉडी और ऑन द बॉडी ऑफ एन अदर लिविंग। मलेरिया है। मलेरिया जो है ना, ये एक प्लाज्मोडियम से काज़ होता है, और प्लाज्मोडियम जो है ना, एक पैरासाइट है। पैरासाइट्स को अगर हम देख लें, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं दैट लिव इन द बॉडी और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स फॉर प्रोटेक्शन, फॉर फूड एंड फॉर शेल्टर। ठीक, ये 3 रीज़न पर जो है ना, दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में रहता है अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। The parasite is spread to ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। जिन मॉस्किटोज के ब्लड में जो है ना प्लाज्मोडियम होता है, वो मॉस्किटोज जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करते हैं, तो उनकी वजह से प्लाज्मोडियम जो है ना, ये जो पैरासाइट है, ये स्प्रेड हो जाता है। पीपल हु हैव मलेरिया यूजुअली फील वेरी सिक with a high fever and shaking chill. While the disease is uncommon in temperate climates, मलेरिया इज स्टिल कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, यही एशिया और अफ्रीका की बात हो रही कि यहाँ पर अभी तक ये जो है ना कॉमन है, जबकि जो टेम्परेट क्लाइमेट्स एरियाज हैं, उनमें मलेरिया जो है ना, अब अनकॉमन रह गया, क्योंकि वहां पे ज्यादातर वो अभी वही इतनी नहीं रही जितनी इनकी हो गई। अब हिस्ट्री पर अगर हम थोड़ा बहुत नजर डालें, तो ये वही बंदा है, Charles Louis Laveran. Is the discovery of malarial parasite was first noticed in November 6, 1888. This was stationed in the constant अल्जीरिया में था, और इसने एक पेशेंट में ये चीज नोटिस किया कि वहां पर जो है ना, हमारे पास वो भी है, मलेरियल पेशेंट में जो है ना, उसने प्लाज्मोडियम को देख लिया, और फिर उसने क्या किया, इस चीज को जो है ना, फर्स्ट डिस्कवरी में आप कह सकते हैं कि दिस वाज ओके। तो ये जो है ना, ये तो ये
ये उसकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री होगी, ठीक है। इसके बाद जो है ना, इस पर डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी पर बात की थी, अंदर डिस्कवरी ऑफ मलेरिया पर बात की थी। ये जो अल्फांसो लावेरियन है, लोएस अल्फांसो लावेरियन या चार्ल्स लोएस अल्फांसो इसका नाम है, 1888 में। ये जो ट्रांसमिट मलेरियल पैरासाइट्स 1897 एंड 1898, रोनाल्ड रोज इसने भी थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री में वो काम किया हुआ है, ठीक है। On 26 August 1897, the Sikandarabad रोनाल्ड रोस जो है मेड इज लैंडमार्क डिस्कवरी। इसकी लैंडमार्क डिस्कवरी जो थी वो यही थी कि while dissecting the stomach tissue of an Anopheles mosquito feed 4 days previously on a malarious patient, he found the malaria parasite and went on to prove the role of the Anopheles mosquitoes in the transmission of the malarial parasites in the human, ठीक है। तो इसने क्या किया कि 20 अगस्त 1897 में इसने ये काम किया कि इसने मॉस्किटो को उठाया, एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उसको क्या किया, उसको 4 दिन तक मलेरियल पेशेंट के साथ कमरे में बंद करके वो जब बाइट करता था बार बार मलेरियल पेशेंट को, तो वो प्लाज्मोडियम जो है ना वो मॉस्किटो के स्टमक में आ गया। तो फिर इसने मॉस्किटो के स्टमक को उठाया और मॉस्किटो के स्टमक को डाइसेक्ट किया, तो वहां पर उसको मलेरियल पैरासाइट मिल गए, यानी प्लाज्मोडियम मिल गया। जब उसको प्लाज्मोडियम मिल गया तो फिर उसने जो है ना इस चीज की तस्दीक कर ली कि द कॉज ऑफ द मलेरिया इज प्लाज्मोडियम। और जब उसको प्लाज्मोडियम का पता चल गया तो यहीं से जो है ना वो काज भी मालूम हो गया। अब हम मेन काजेस पर बात करते हैं। द मेन कॉज ऑफ द मलेरिया, malaria is caused by plasmodium. Plasmodium is a parasite. Five parasite species that cause malaria in human being. ये जो प्लाज्मोडियम है या पैरासाइट है, ये एक्चुअली पैरासाइट ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहता है। और ये जो है ना ये क्या करता है, ये पैरासाइट जो है ना इसके 5 स्पीशीज हैं जो कि ह्यूमन के अंदर यानी इंसानों के अंदर मलेरिया को काज करता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, पी विवेक्स, पी ओवल एंड पी मलेरिया मलेरी, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना ये मलेरियल स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम के स्पीशीज हैं। एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मेलेरी। ये सारे के सारे जो है ना ये काज करते हैं मलेरिया को ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक और है प्लाज्मोडियम नोवेलिसी। ये एक ऐसा टाइप है मलेरिया के नेचुरली इन्फेक्ट the mosquitoes in the Southeast Asia, also infect the human beings। ये human being को भी काज करता है, causing malaria that is transmitted from animals to human। ये zoonotic malaria entomological terms हैं। ये जोमेटिक जोनोटिक मलेरिया जो इंसानों में होती है, जो जानवरों में होती है, ठीक है, ये एनिमल से मलेरिया को ट्रांसमिट करता है इनटू द ह्यूमन। ये जो नॉल्वेसी, प्लाज्मोडियम नॉल्वेसी एक स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, ठीक है। Two of these species, P. falciparum and P. vivax, pose the greatest threat, ठीक है। इंसानों को जो है ना इन दो स्पीशीज से बहुत ज्यादा खतरा है। एक प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है और दूसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये ह्यूमन बीइंग में ज्यादातर मलेरिया को काज करता है और ये ज्यादा थ्रेटेंट है ह्यूमन बीइंग के मलेरिया के लिए, ठीक है। तो मेन काज प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम के 5 स्पीशीज है। ये सारे के सारे जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनमें जो लास्ट टू है फेल्सीपेरम एंड विवेक्स, ये प्लाज्मोडियम ज्यादा खतरनाक है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम का एक खास शेप है, हम देख सकते हैं इसको। डिफरेंट शेप्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, ये आप डिफरेंट शेप इसको देख सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट शेप्स होते हैं, ये डिफरेंट 3 डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम का शेप हो गया। इसके बाद ये भी प्लाज्मोडियम का एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक शेप है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम का ये शेप है, इसको आप देख लो। प्लाज्मोडियम जो है ना ये एक
जो है ना ये एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये पोलर रिंग्स इसको बोलते हैं। ये इसका अब दो किलो मुख्तलिफ जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है, इसको अब आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडियम इज अ जीनस ऑफ यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। प्लाज्मोडियम एक्चुअली एक जीनस का नाम है, और ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मींस एक सेल्स पर मुश्तमिल है। ओब्लिगेट पैरासाइट्स है। ओब्लिगेट पैरासाइट मींस क्या है, वेरी नेसेसरी पैरासाइट है। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मींस वेरी डिपेंडेंट पैरासाइट, यानी ये वर्टिब्रेट्स के अलावा और इंसेक्ट के अलावा इसकी सर्वाइवल कहीं और मुमकिन नहीं है। Therefore, it is very obligate to the vertebrates as well as to the insect. Vertebrates means all those organisms which are having the backbone, and they are mostly warm-blooded, or as well as the it is obligate parasite to the insects also. Plasmodium is a type of protozoa animals. ये प्रोटोजोआ है, इसका ताल्लुक प्रोटोजोआन से है, एनिमल से ताल्लुक है, किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखता है, इसी वजह से इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। और ये जीनस, ये एक जीनस है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी प्रोटोजोआ का। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सिंगल सेल्ड है, एबल टू डिवाइड ओनली विद इन ओस। इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये जो अपने ऑर्गेनिजम्स यानी अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखता है, या अपने जनरेशन को इंक्रीज करता है, नंबर को इंक्रीज करता है, डिवाइड होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ये ओस्ट बॉडी के अंदर, ओस्ट सेल के अंदर अपने आप को डिवाइड यानी रिप्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज इट्स डिवीजन और इट्स रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज इन्वॉल्व one, development in the blood feeding insect host, while the later injected into a vertebrate host during a blood meal। ठीक है, ये क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल जो है ना एक अजीब सा लाइफ साइकिल है। इसका जो डेवलपमेंट होती है, इसकी डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट इंसेक्ट्स के अंदर होती है। इंसेक्ट्स मतलब मॉस्किटोज के अंदर होती है, ठीक है। जब ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स इसी को बोलते हैं कि मॉस्किटो जो है ना उसका फीड, वो ब्लड पर फीड करती है ना, वो ब्लड को सक करती है, और ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स है। तो इन प्लाज्मोडियम की जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअली इन इंसेक्ट्स की बॉडी यानी स्टमक में हो जाती है, ठीक है। बाद में जब ये ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर मॉस्किटो जो है ना इसको ह्यूमन बीइंग यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर इंजेक्ट करता है ब्लड मेल के दौरान। इन ब्लड मेल के दौरान जब मॉस्किटो ब्लड एज अ मेल लेता है, तो उस वक्त इस प्लाज्मोडियम को जो है ना वहां पर इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम जो है ना ये मेन कॉज ऑफ मलेरिया है, लेकिन कॉमनली हम देखते हैं कि हम कहते हैं मच्छर ने काटा और मुझे मलेरिया हो गया, मच्छर ने काटा मुझे डेंगू हो गई, जिसमें मच्छर बेचारे का कोई कसूर नहीं होता है, ठीक है। अगर हम देख ले तो ये प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है, प्लाज्मोडियम का कैरियर कौन है, प्लाज्मोडियम को ले जाने वाला वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में ले जाता है। प्लाज्मोडियम इज कैरिड बाय इनोफिलीज, फीमेल इनोफिलीज। जीनस इनोफिलीज एक जीनस है। क्लासिफिकेशन में अगर हम देख लें, डाइवर्स ग्रुप ऑफ इनोफिलीज 30 to 40 स्पीशीज होते हैं इसके, ठीक है। अगर हम देख लें ये जो इनोफिलीज जीनस है, जीनस जो कि सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, या सेकंड ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके नीचे जो स्पीशीज होते हैं, तो ये इनोफिलीज जो जीनस है इसके 30 to 40 स्पीशीज होते हैं ऑफ द मॉस्किटोज। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय फीमेल मॉस्किटोज। फीमेल मॉस्किटोज इसको इसमें इन्वॉल्व है। फीमेल क्यों इन्वॉल्व है, फीमेल मॉस्किटोज टेक ब्लड मेल्स फॉर एग्स प्रोडक्शन और एग्स मेचुरेशन। फीमेल मॉस्किटोज जो है ना उनके बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस हो सॉरी एग्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। वो अपने एग को प्रोड्यूस करने और अपने एग को मेच्योर करने के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर उनको ब्लड से मिलेगा जो कि वर्टिब्रेट से लेता है, और वर्टिब्रेट जो है ना वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसी वजह से फीमेल इनोफिलीज जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। मेल इनोफिलीज का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेल इनोफिलीज क्यों ब्लड सक नहीं करता है। उसकी रीजन ये है कि मेल इनोफिलीज जो मॉस्किटोज हैं दैट आर नॉट ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स,
वो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि उन वो क्या है, वो फ्लावर्स एंड नेक्टर फीडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो फ्लावर्स सक करते हैं, वहां से अपनी खुराक लेते हैं, जबकि फीमेल मॉस्किटो या इनोफिलीज जो है ना, वो ब्लड को सक करते हैं, इसी वजह से। ब्लड इज द लिंक बिटवीन द ह्यूमन एंड द मॉस्किटो होस्ट इन द पैरासाइट लाइफ। पैरासाइट लाइफ में जो है ना, ये ब्लड ही एक कनेक्शन है जो कि प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो से ह्यूमन में और ह्यूमन से वापस दूसरे मॉस्किटो में ले जाता है, उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ये फीमेल मॉस्किटो का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसकी शेप वगैरह। इंटोमोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख ले तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंसेस है एज कम्पेयर टू द मेल इनोफिलिस, एंड दिस इज द मेल इनोफिलिस। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आते हैं इसमें, ठीक है। और जो है ना, इसमें ये मेल मॉस्किटो का डायग्राम है। अब्दुल्ला, वुड यू लाइक टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस, बिकॉज यू आर आल्सो एंटोमोलॉजिस्ट? प्लीज इन टेक्स्ट इन द बुक। ओके, अब मलेरिया के सिम्टम्स पर बात करेंगे। मलेरिया का जो सिम्टम्स है, जस्ट 2 minutes आर रिमेनिंग। आफ्टर 2 minutes I will continue this session again. You please join me again, because today we have to finish this lecture, this topic. Just 4 slides are remaining. Symptoms of malaria. Symptoms of malaria की अगर हम बात करेंगे, symptoms of malaria include the fever and flu-like illness, including shaking chills, बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, नजला हो जाता है, उसका नाक का बहना शुरू हो जाता है, बॉडी शेकिंग करती है, शेकिंग चिल्स हो जाती है, सर में दर्द हो जाते हैं, मसल्स में दर्द हो जाते हैं, और पूरे बॉडी में जो है ना टाइटनेस हो जाता है, थकावट सी हो जाती है, नाउजिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है, उल्टी आती है, डायरिया भी हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स है, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, ठीक है। अब हम प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ मलेरिया को किस तरह कर सकते हैं? मलेरिया का जो कंट्रोल और प्रिवेंशन है वो यही, अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट विद डीट डाइथाइल टोल अमाइड, ठीक है। ये जो डीट है ये एक एब्रिविएशन है, डाइथाइल टो डाइथ्लोअमाइड है, एक्सपोज टू स्किन, इसको हम स्किन पर लगाते हैं, जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट है, जो आमतौर पर हम कॉमनली बाजार में मिलता है, जिसको हम लेते हैं और अपने स्किन, एक्सपोज स्किन पर हम लगाते हैं, और फिर जो है ना वो मच्छर हमारे बॉडी पर बैठते नहीं है। दिस इज नोन एज मॉस्किटो रिपेलेंट, विच इज डीट। ओके, ड्रेप मॉस्किटो नेटिंग ओवर बेड, जो मॉस्किटोज में पहले से केमिकल लगाए गए हैं, उन मॉस्किटोज को जो है ना, उन नेट को जो है ना हम लगा लेते हैं, फिर वो जो है ना मॉस्किटोज उसमें नहीं आ जाते हैं। पुट स्क्रीन्स ऑन विंडोज एंड डोर्स, आप अपने विंडोज और जो डोर्स पर हम वो लगा सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन वगैरह, विंडोज और आपके डोर जो है ना वहां पर स्क्रीन लगाए। ट्रीट क्लॉथिंग मॉस्किटो नेट्स, tents, sleeping bags, and other fabrics with an insect repellent called परमिथ्रिन, ठीक है। परमिथ्रिन एक केमिकल है, एक इंसेक्ट रिपेलेंट है। वो कहते हैं कि अपने बैग्स पर उसकी स्प्रे करो, जहां पर आप सोते हैं, अपने कपड़ों पर, अपने बैग वगैरह पर, अपने बेड वगैरह पर आप परमिथ्रिन लगा दें, जिसकी वजह से जो है ना आपकी ये जो इंसेक्ट है या जो मॉस्किटोज वगैरह, ये आपके बॉडी के करीब नहीं आते हैं। वियर लॉन्ग पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव्स टू कवर योर स्किन, लंबे बाजू वाले आपके आस्तीन वाले जो है ना उनको लगा लो, जो है ना इससे जो है ना आप लोग जो है ना अपने बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट पेंट्स मत पहनो, और शॉर्ट स्लीव्स वाले शर्ट्स मत पहनो, ठीक है, जिससे आपके मलेरिया। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट पर आते हैं। ट्रीटमेंट जो कि एक बहुत ही खास पॉइंट है, खास टॉपिक है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। मलेरिया तो हो गया, इसका रीजन कॉज भी हमें पता चल गया, और अब जो है ना ये मलेरिया जो है ना इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट फार्माक्यूटिकल यूज्ड वाज द क्विनिन, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए हमने सबसे पहले, जब मलेरिया हो गया उसी टाइम इन द पास्ट, क्विनिन को यूज किया जाता था। क्विनिन इज एक्चुअली अ केमिकल which is used for the treatment of malaria. ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, and this is derived from the bark of a tree known as the Cinchona calcea.
ठीक है। सेनकोना केल्सिया एक ट्री का नाम है, जो कि बॉटनिकल नेम है इसका सेनकोना केल्सिया, इसको हम कॉमनली सेनकोना बोलते हैं। इस सेनकोना के जो छिलके थे दरख्त के या बार्क ऑफ ट्रीज थे, इसके अंदर ये क्विनीन मौजूद होते हैं, यहाँ से हासिल किया जाता है। ठीक है। अब क्विनीन सिंथेसाइज वाज फर्स्ट अटेम्प्टेड इन 1856। ठीक है। अब इसका मैं एक थोड़ा बहुत हिस्ट्री आप लोगों को बता दूं कि क्विनीन जो है ना, ये उस जमाने में लोग जो है ना क्या करते थे, जब मलेरियल पेशेंट हो जाते थे उस वक्त तो लोगों को पता नहीं था कि मलेरिया किस वजह, मलेरिया क्या है, किस तरह है। तो ये जो कुछ लोग थे जो पेशेंट थे, वो ये जो सेंकोना ट्री थे उनके साथ बैठते थे और उनके जो छिलके वगैरह थे उनको कभी मुंह में खा लेते थे या चबो लेते थे, या फिर सेनकोना ट्रीज के जो बार्क हैं वो पानी में गिर जाते थे और वो लोग वहां के पानी पी लेते थे। तो वो थोड़ा बहुत उनकी तबीयत जो है ना थोड़ा बहुत अच्छी हो जाती थी। तो फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको शुरू कर दिया और फिर बाकायदा तौर पर जो क्विनीन है इसको एज अ ड्रग, एज अ केमिकल, एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू किया गया। ठीक है। उस वक्त में क्यूना क्यूना जो कि एक ट्री है, पहले ये क्यूना क्यूना ट्री से हासिल किया था ये जो क्वेनिन है। ठीक है। जब क्यूना क्यूना ट्री के मार्केटिंग बढ़ गई, मार्केट में इसकी वैल्यू आ गई कि क्यूना क्यूना ट्री के जो छिलके हैं, जो बार्क्स हैं, उनके खाने से जो है ना ये मलेरिया के पेशेंट जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। फिर जो है ना थोड़ा बहुत उस वक्त के थोड़ा बहुत बेईमान किस्म के आप कह सकते हैं कि जो ताजिर थे या मर्चेंट थे, उन्होंने क्यूना क्यूना जो ट्री है उनके बार्क के साथ एक और ट्री जो कि सेनकोना जिसे हम बोलते हैं, सेनकोना केलेसिया, इसके छिलके भी मिक्स करके बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं चल रहा था ना। लेकिन जब इन इन मर्चेंट्स ने, इन ताजरों ने ये बेचना शुरू कर दिया, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया, और उससे लोगों को फॉर्चुनेटली जो है ना ज्यादा फायदा होना शुरू हो गया। तो इधर फिर पता चल गया कि क्यों ना ट्री के बजाय सिंकोना कैल्सिया में जो है ना ज्यादा क्यूनिन होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं ये ज्यादा होते हैं। तो उसके फिर जो है ना डिमांड ज्यादा होगी सिंकोना ट्री के। ठीक है। तो एनालिसिस ने ये चीज शो कर दिया कि क्यूना ट्री के बजाय सिंकोना ट्री में ज्यादा जो है ना वो क्या होते हैं, ये जो क्विनीन है ये वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो फिर इस क्विनीन की बकायदा एक मेडिसिन बनाने की, सिंथेसिस की, प्रेपरेशन की बकायदा फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ना वो 1856 में की गई थी। दिस क्विनीन इज अवेलेबल इन द टिबलेट्स एज वेल इन द कैप्सूल्स एंड इन द ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन आल्सो। ये लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है, हम ओरली तौर पर खा सकते हैं, और ये कैप्सूल्स में भी मौजूद है, ये टेबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ये जो केवनीन है। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट बाय विलियम एनरी पेरकन्स। ठीक है। ये जो 1856 में the first attempt of quinine synthesis was done, but this was not successfully. It was done by the William Henry Perkins. ठीक है, by synthesis, but this synthesis was not successful until 1944। 1944 तक जो है ना ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि एक मेडिसिन को मार्केट में या एक्सपेरिमेंटल लेवल के बाद जो है ना उसको इशू करना और उसके प्रिस्क्राइब और रिकमेंडेशन के लिए जो है ना बहुत ज्यादा प्रोसेस है। तो ये जो है ना ये मेडिसिन को उस वक्त भी ये सक्सेसफुली जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर थोड़ा बहुत टाइम के बाद तो 1856 से आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिर 1944, a very long period of time it is that took to be accepted this attempt. And finally, in 1944, quinine was accepted, and the medicine form, the tablets form or the capsule form was accepted. And this was the discovery or remarkable discovery of William Henry Perkins. The first line treatment currently relies on the single drug. आजकल जो हम
अच्छा, तो ये इस फॉर्म में जो है ना ये अवेलेबल है, ठीक है। और जो है ना इसके बाद अगर हम देख ले आर्टिमिनिन जो है ना ये ड्राइवेटीज ऑफ स्वीट वार्म वुड अस्टेमिशिया एनोआ एक ट्री है। इस ट्री के जो है ना कॉमन नेम स्वीट वार्म वुड कहते हैं। यहाँ से जो है ना ये आर्टिमिन आर्टिमिजनिन जो है ना इसको हम कवर ड्राइव कर लेते हैं, और जो है ना ये भी उसके लिए यूज होता है। इज अ पोटेंट ड्रग दैट रैपिडली रिड्यूसेस ब्लड स्टेज ऑफ पैरासाइट। ये जो पैरासाइट या प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है, तो उसको जल्दी से कम करता है, रिड्यूस करता है, जल्दी से खत्म करता है। तो उसके लिए हम आर्टिमिजनिन यूज करते हैं, जो कि एक ट्री से लिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम हिस्टोरिकली तौर पर थोड़ा बात कर ले कि हिस्ट्री जो है ना मलेरिया के हिस्ट्री में कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं बाय द साइंटिस्ट। 1960 टू 1975 द फर्स्ट फॉर्मुलेशंस ऑफ द मलेरिया वैक्सीन यूजिंग एक्स-रेज attenuated sporozoids एंड पेंसिलिनिकल एंड क्लिनिकल टेस्ट, ठीक है। ये एक वो की गई थी उस वक्त में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख ले जो है ना हमारे पास वो भी है। अ, अच्छा, उसके बाद अगर हम देख ले तो हमारे पास 1979 टू 1983 आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ द सीएसएफ्स ऑन द सरफेस ऑफ द पैरासाइट्स पी, ये जो स्पीशी है, ठीक है। उसके बाद 1984 टू 1987 कपलिंग ऑफ द सीएसएफ एंटीजन टू द हेमोग्लोबिन एंड अर्गियम फेज 2 वैक्सीनेशन इम्यूनो सिटी टेस्ट। ये जो है ना विट्रो और प्री मेडिकल ट्रायल्स ये हो गए थे मलेरिया के हवाले से। फिर 1995 टू 2007 आरटीएस वैक्सीन फेज 2 स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और फिर जो है ना ये इस वैक्सीन के काम किए थे। फिर तो 2009 से 2015 तक फेज 3 वैक्सीनेशन का फेज 3 स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 30% to 50% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैरासाइट्स were recovered in this phase 3 of vaccination 2009 and 2015, ठीक है। फिर 2015 से 2019 तक जो है ना फेज 4 इवोल्यूशन ऑफ द वैक्सीनेशन सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन द पॉपुलेशन लिविंग इन द एंडेमिक एरियाज इन द अफ्रीका, ठीक है। ये जो एंडेमिक कोविड 19 वगैरह की भी थोड़ा बहुत यहाँ पर असरात हो गए, ठीक है। तो फिर फेज 4 जो है ना उसको भी स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। Just a minute. Give me just 2 minutes. Just two more slides are remaining. Then we will do inshallah. Okay. Acha. After that, we are having what? Okay. After that, we are having some more. There's you can say ये भी एक बहुत ही किस्म के लेंथी एक आप कह सकते हैं कि वो है हमारे साथ जो है ना फिर 17th सेंचुरी से ये हो गया। फिर 88 83 80 में, फिर 1899 में, इसी तरह आते आते 2007 और 2019 तक जो है ना भी बहुत सारे ऐसे मलेरिया के हवाले से बहुत सारे काम किए गए, ठीक है। अब अगर हम टाइमलाइन पर थोड़ा गौर कर ले, WHO एस्टिमेटेड 80 lakh malaria deaths and 225 million cases worldwide in the 2010। 80 लाख जो है ना मलेरियल डेथ को रिकॉर्ड किया गया था, और 225 मिलियन केसेस रिकॉर्ड किए थे पूरे दुनिया में 2010 में। ये डब्ल्यूएचओ का एक वो है। 2021 में एस्टिमेटेड टू वर एन एस्टिमेटेड टू 247 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड। ये एक एस्टिमेशन है। और जो है ना इसके बाद अगर हम देख ले एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मलेरियल डेथ स्टूड एट दिस नंबर इन 2021। और इसके बाद अगर हम देख ले तो ये जो एक
ये देख सकते हैं कि जो है ना, ये बहुत बड़ी साउथ अफ्रीकन जो है ना, ये द WHO अफ्रीकन रीजन कैरीज disproportionately high share of malaria cases and 96% of malaria deaths. Children under 5 accounted for about 80% of all the malarial death in the region. तो इसने फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थे उस पे भी ज्यादा बहुत असर कर दिया इसने। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादातर ये मलेरिया के बारे में हो गया। Here I would like to say thanks to all of you for listening and for your passion to with me. Subscribe our channel and share. I will be very thankful to all of you.